अगर आपने अपने बच्चे को नाउन याद करने के लिए दिया है कितने टाइप्स के होते हैं और आपने जाके अगले दिन क्लास में पूछा नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और बच्चा जवाब ना दे पाया, या आपने पूछा कि ये जो पार्टिकुलर थिंग है इमोशन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों आता है, अगर ये आंसर भी नहीं दे पाया तो आखिर बच्चे में किस लेवल के मेमोरी की कमी है, किस लेवल का मेमोरी उसको ठीक करना होगा। जी हाँ, आज हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग को ध्यान से और पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं हूं स्वनजीत रोशन और आज मैं आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल स्टडी कराऊंगा, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या होते हैं अलग अलग लेवल्स के टीचिंग, इन लेवल्स के टीचिंग के लिए कौन से स्पेसिफिक और साइंटिफिक मेथड पहले से डिफाइन किया गया है, इसके साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है, इसमें टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, करिकुलम का क्या रोल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये सब कुछ आज देखेंगे एक ही क्लास के अंदर। इमेजिन करिए कि हमने पहले क्लास और दूसरे क्लास के अंदर क्या क्या बताया था। तो मैंने पहले क्लास के अंदर आपको यह बताया था कि टीचिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो वहां से स्टार्ट करिएगा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। दूसरे क्लास के अंदर मैंने बताया कि टीचिंग करते क्यों हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीचिंग जो है वो कितने तरीके से की जा सकती है। तो बहुत सारे शिक्षकों ने यह ऑब्जर्व किया कि अलग अलग तरीके से अगर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सिखाया जाए तो अलग अलग रिजल्ट मिलता है। और इसी के बेसिस पे उन्होंने 3 लेवल के टीचिंग को डिफाइन किया। सबसे पहला और सबसे इनिशियल लेवल पे होता है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ स्तर, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल या चिंतनशील स्तर। ये जो सीक्वेंस मैंने बताए हैं वो बॉटम से अप है, यानी सबसे पहले हम लोग मेमोरी लेवल के टीचिंग को करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और फिर होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब ये तीनों लेवल की हायरार्की क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। मैंने कहा कि सबसे इनिशियल स्टेज में वो क्या है, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, इनिशियल स्टेज में हम लोग मेमोरी लेवल जिसे हम लोग लिस्ट थॉटफुल मेथड भी कहते हैं, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसमें थॉट्स आने शुरू होते हैं, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल जिसमें मोस्ट थॉटफुल इंसान बन जाता है। अब ये तीनों हायरार्की में क्या डिफरेंसेस होता है, तो सबसे पहले बात अगर मैं करूं मेमोरी लेवल का तो ये सबसे नीचे होता है। इसके अंदर हम लोग ज्यादातर फैक्चुअल चीजों को पढ़ाते हैं। नॉलेज जो होता है वो याद करने से आपका बढ़ता है, यानी रोड लर्निंग और रिपीटेशन इस लेवल पे आपको देखने को मिल जाता है। इससे जैसे ही आप इस लेवल तक आप बच्चे को पहुंचा देते हैं, फिर आपको ये क्यों होता है, कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, रिलेशनशिप्स आप दिखाने लगते हो या कंसेप्ट्स बताते हो, प्रिंसिपल बताते हो, तो ये सेकंड लेवल पे आता है और इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब इस लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है तब अपने समझ को और गहराई में जाना चाहता है, लेकिन यहां पे उसको डीप अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बातें मैंने क्लास 2 में पूरी डिटेल में बताया है। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, डीप एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डीप थिंकिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया है। अगर इस तरीके का लेवल का कोई बच्चा होता है तो वो रिफ्लेक्टिंग लेवल पे होता है। ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया और एक 3 लेयर का पिरामिड आपको मैंने समझाया। आज की क्लास में हम लोग सबसे बेसिक लेवल यानी मेमोरी लेवल की टीचिंग को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां पर इससे रिलेटेड हर एक प्रकार का चीज जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्लास तैयार किया गया है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरी लेवल ऑफ अ टीचिंग इज अ टीचिंग एम्ड एट imparting factual information through memorization, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यपूर्ण सूचना प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो छात्रों को याद रखने, संरक्षित करने और याद करने के लिए दिया जाता है। यानी सारे स्टूडेंट जो होते हैं फैक्चुअली उन चीजों को याद करते हैं, रिपीट कर करके उसे पढ़ते हैं, यानी रिटेंशन और रिकॉल जो होता है
यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस लेवल के टीचिंग में। अब इसे अगर आसान भाषा में समझें तो टीचिंग का ये वो लेवल है जहां शिक्षक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स देता है, छात्रों को उन फैक्ट को याद करने के लिए प्रेरित करता है। यहां पर उसे कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग या डीप थिंकिंग करने की जरूरत नहीं होती। यहां पे सिर्फ उसके मेमोरी लेवल को टेस्ट किया जाता है, यानी उसे किसी तरीके से उसे मेमोरी के अंदर डाल दिया जाता है। प्रोसेस इसका क्या होता है ना, इसका प्रोसेस क्या है? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है जो टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा आपको दिया गया, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जो है आपके मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। सेव होने के बाद जब भी आपको कोई पूछता है उसके बारे में तो बच्चे उसको रिकॉल करते हैं, या आप भी ऐसा करते होंगे, उसे रिकॉल करते होंगे। और जब रिकॉल करने के बाद आप तुरंत आंसर देते होंगे। जैसे मैं पूछूं धरती का शेप कैसा है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को सुना, सुनने के बाद आपने अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर है उसके बेसिस पे आपने क्या किया, रिकॉल किया। और रिकॉल करने के बाद आपको समझ में आया कि हमको एक टीचर ने बताया था कि धरती गोल है। वैसे आजकल तो हम लोग कहते हैं कि धरती जो है वो जियोड शेप का होता है। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में आता है तो आप बताइएगा धरती या अर्थ का जो शेप है वो जियोड होता है। यानी इस प्रकार का जो मेमोरी आपके दिमाग में आता है यही तो होता है मेमोरी लेवल। चलिए इसे और आसान से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक सिंपल सा कहानी लेता हूं। एक छोटा स्कूल की कहानी है। इस क्लास के अंदर मान लो 30 से 40 बच्चे हैं। मान लो जैसे ही टीचर उस क्लास में आता है और टीचर सबसे पहले बच्चों को कहता है कि चलो बच्चों आज हम लोग मान लो मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। सारे बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। टीचर ने आके बताया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और ऐसे करते करते 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब इस प्रकार से टीचर आकर टेबल को जोर जोर से बोलता है और बच्चे रिपीट करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब यहां हो क्या रहा है सही मायने में? सही मायने में क्या हो रहा है कि टीचर बोल रहे हैं और बच्चे जो है उसको सुन रहा है, और बार बार उसे रिपीट बाय रिपीट कर रहे हैं टीचर, और फिर एक बच्चे से रिपीट करवा रहे हैं, जिससे बार बार ये दोहराने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वो टेबल बच्चे को याद हो जाता है। और यही इसी तरीके से अगर आप लर्निंग करवाते हैं तो इसे कहते हैं मेमोरी लेबल टीचिंग। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेमोरी लेबल टीचिंग का क्या मतलब होता है। अगर आप टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, है ना? अगर आपने सिखा दिया, अब आप क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट करोगे यानी कुछ दिनों के बाद आप बच्चों से पूछोगे। तो आपने पूछा 2 इंटू 5 कितना होता है, तो स्टूडेंट तुरंत आपको बता देगा क्योंकि उसको 2 इंटू 5 10 याद है। और अगर याद नहीं है तो फिर वो नहीं बता पाएगा। लेकिन चूंकि आपने उसको बहुत बार रिवाइज कराया था, बहुत बार रिपीट कराया था, तो उसे याद हो जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता। आज आप भी नहीं सोचते 2 इंटू 3 6 क्यों होता है, सीधे आपके दिमाग में 2 इंटू 3 कोई पूछा तो आपने बता दिया 6 होता है। 5 इंटू 5 आपने बता दिया 25 होता है। बी के बाद क्या आता है तो आपने बता दिया सी होता है कि नहीं? तो क के बाद क्या लिखते हैं, ख लिखते हैं, है ना? तो ऐसे करके हम लोग, जैसे बाबर के बाद कौन आया था तो हुमायूं आया था। ये क्या होता है, ये एक आपको फैक्ट्स है जो आपको दिमाग में क्या हो चुका है, फील हो चुका है। और इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको पूछा जाता है आप कुछ नहीं सोचते, डायरेक्टली वो आपके जबान पे आ जाता है। तो यही है मेमोरी लेबल थिंकिंग। अब आप बोलोगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एग्जाम में रियल बनाया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ एक बच्चा इस प्रकार से फैक्ट को याद करता है, ये किस लेवल का टीचिंग कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से पहले समझोगे हर एक लेवल के टीचिंग को तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओ। आपको मेमोरी बेस्ड लर्निंग को बहुत डिटेल में समझना है, इसके हर एक डायमेंशन को समझना है, तो आपको इसके हैं। पहला है रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन।
second one is factual information, third one is mechanical process, fourth one is covers lowest level of bloom, fifth one is teacher dominated approach, and last one is traditional classroom methods. अब इन छह के छह जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एग्जांपल्स, इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आता है, वो है रोट लर्निंग का। आखिर मेमोरी बेस्ड लर्निंग में रोट लर्निंग का क्या मीनिंग है? रोट लर्निंग को हिंदी में कहते हैं रटना, सीखना और स्मरण करना। यानी इसमें मेमोरी लेवल्स यूज होता है और छात्र जो हैं सिर्फ किसी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये जो लर्निंग होती है वो रिपीटेशन से होती है। कहने का मतलब जैसे आपने अपने स्टूडेंट्स को ABCD सिखाया जेड तक, अब क्या करो, बच्चे को बोलो कि इसे 10 बार पढ़ो। 10 बार पढ़ने के बाद बच्चे को शायद A से लेके जेड तक पढ़ना आ जाए। यानी इसमें कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हुआ है कि नहीं। बिना समझे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। यानी इसमें एनालिसिस करने की, समझने का मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और ऐसे ही आगे। एग्जाम्पल अगर समझना हो तो आप मैथमेटिकल जो टेबल्स होते हैं उनसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आपने बच्चे को कहा 2 × 3 = 6, बच्चा ने इसे जैसे ही आपने कहा उसी तरीके से उसने याद कर लिया। अब बच्चे को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो समझे कि 2 × 3 6 कैसे हो, वो आप याद कर सकते हो। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। अब ये चीजें बच्चे डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। कोई समझने की जरूरत नहीं है कैसे हुआ, कोई प्रोसेस का मतलब नहीं है। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस टाइम में, सेकंड वाला इस टाइम में, थर्ड वाला इस टाइम। उसी तरीके से कई साइंटिफिक नेम्स होते हैं। जैसे वाटर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का O2 होता है। तो ये क्या है, ये आपको डायरेक्टली याद करा दिया जाता है। अगर डायरेक्टली आप इसे याद कर रहे हैं तो ये सही मायने में क्या है, ये है साइंटिफिक नेम को याद करना, और इसे जनरली रोट लर्निंग के अंदर रखते हैं। और ये जो रोट लर्निंग है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी विशेषता होती है, तो मेमोरी लेवल टीचिंग की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप कैसे जानोगे कि ये रोट लर्निंग नहीं है। तो रोट लर्निंग जहां पूछा गया तो अब वो रोट लर्निंग के अंदर नहीं आता। यानी रोट लर्निंग में कभी भी वाई क्यों नहीं पूछा जाता। जैसे 2 × 3 6 होता है, ये आपने बता दिया। अब यहां बच्चा आपको नहीं पूछेगा क्यों होता है, या आपने नहीं पूछा कभी बच्चों को कि 2 × 3 6 क्यों होता है। ऐसा क्यों वाला बात वहां पे इंक्लूड नहीं होता। आई होप समझ में आ गया होगा। यही बेसिक फर्क होता है रोट लर्निंग में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, तथ्यपूर्ण जानकारी। मेमोरी लेवल के टीचिंग में ज्यादातर जो है वो तथ्य दिए जाते हैं, फैक्ट्स दिए जाते हैं, और वो भी फैक्ट जो होते हैं वो कंफर्म्ड होते हैं और वेरिएबल इंफॉर्मेशन होता है। तो सही मायने में समझते हैं कि ये फैक्ट्स होता क्या है। तो फैक्ट्स जो होते हैं वो 3 बेसिस पे आप इसे डिफाइन कर सकते हो, 3 तरीके से इसे बता सकते हो। फिर आगे हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा चीजें फैक्ट के अंदर काउंट नहीं होती। तो मतलब जो भी ठोस तथ्य होते हैं, जैसे कोई संख्या के बारे में, तारीखें के बारे में, है ना, ये सब क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। और एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सच। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, 4 दिशाएं होती है, 4 डायरेक्शंस होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, और हर एक डायमेंशन से क्या होते हैं, प्रूवन होते हैं, पहले से प्रूव्ड होते हैं। जैसे अर्थ गोल है, होता है, ये भी फैक्ट्स है। 1 + 1 = 2, ये भी एक फैक्ट्स है। इंडिया को 1947 में आजादी मिली, ये भी एक फैक्ट ही है। ABCD से लेके जेड तक में 26 लेटर होते हैं, ये भी एक क्या है, फैक्ट्स है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी एक क्या है, फैक्ट है। यानी इस प्रकार के इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट बिना सोच समझ के डायरेक्टली याद होते हैं वो सब फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ,
वो भी आता है, कॉन्क्रीट डेटा जो होता है वो भी इसके अंदर आता है। क्या फैक्ट्स के अंदर नहीं आता, ये जानना भी जरूरी है। जैसे आपका ओपिनियन, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका एनालिसिस। जैसे आपको लगता है कि मुझे लगता है कि बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, ये आपको लगता है, एग्जैक्टली ये वेरिफिएबल नहीं है। इसका मतलब जो आपका ओपिनियन होता है वो कभी भी फैक्ट के अंदर काउंट नहीं होता। इंटरप्रिटेशन, जैसे बोलते हो देखा नहीं 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 इसको सिर्फ रट्टा मारने आता है, किसी का नहीं नहीं ये बहुत अच्छा, इसका कॉन्फिडेंस भी है। यानी सब अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करोगे तो वैसा इंफॉर्मेशन कभी भी फैक्ट के अंदर नहीं आता। एनालिसिस, कि अगर हमारे पास 100 रुपये होते तो हम ये कर लेते, हमारे पास अगर 6 महीने होते तो हम एग्जाम निकाल लेते, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ये भी फैक्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है, यानी ये जो ओपिनियन हो, एनालिसिस हो, इंटरप्रिटेशन नहीं होते। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये तो आपके होश उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये होता है मैकेनिकल प्रोसेस। अब क्यों आप बोलोगे कि मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आता है, आखिर क्यों? तो इसके लिए मैं समझाता हूं कि मेमोरी लेवल में सीखना एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रोसेस है। यानी छात्र को सोचने की कोई जरूरत नहीं होती। आखिर ये काम है कि इसमें डीप थिंकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिस्पॉन्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और ये ड्रिल पे बेस्ड होते हैं, यानी अभ्यास पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो समझिएगा कि जैसे किसी ने कहा 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या, तो तुरंत बच्चे ने क्या आंसर दिया, 6। क्या बच्चा ने कुछ सोचा? नहीं। बहुत ज्यादा टाइम लिया? नहीं। जैसे छात्र ने कुछ सोचा नहीं, ऑटोमेटिकली वो आंसर दे दिया, क्योंकि वो बात उसे पहले से मेमोराइज थी। और ये प्रोसेस जो है वो क्या है, मैकेनिकल है। अब मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, चलिए ये भी बहुत डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसमें कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा हो। जैसे सबसे पहले टीचर आपको बताया, फिर छात्र उसको सुना, उसके बाद उसे सिखाने की प्रक्रिया में अगर यूज हो रहा है तो ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न है, कोई नया सोच नहीं है, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, यहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को नहीं मिला। यानी इस प्रक्रिया से जो चीजें स्वतः होती है यही प्रोसेस कहलाता है मैकेनिकल प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी लेवल की टीचिंग जो होती है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, स्वतः होने वाली क्या है, प्रक्रिया। टैक्सोनॉमी में मैंने जो बताया था कि 6 लेवल की अलग अलग टीचिंग होती है ना? आपको 6 लेवल की टीचिंग की हायरार्की याद है? सबसे पहला होता है रिमेंबरिंग। रिमेंबर हो जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद उसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसे एनालाइज करते हैं, उसके बाद इवेलुएट करते हैं और लास्ट में हम क्रिएट करते हैं। ये 6 अलग अलग लेवल पे होता है। कहता है कि मेमोरी लेवल की टीचिंग में ब्लूम्स का सबसे होता है। मेमोरी लेवल सिर्फ रिमेंबर वाले को ही कवर करता है, बाकी के जो 5 लेवल होते हैं आपके ऊपर वाले वो इसके अंदर कवर नहीं होते। कई बार सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, मेमोरी लेवल की टीचिंग में ब्लूम्स के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल इसके अंदर होगा और इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको अगर याद होगा कि सिर्फ रिमेंबरिंग जो है वो मेमोरी लेवल में आता है ब्लूम्स वाला, बाकी नहीं आता, तो इजीली आप इसे सॉल्व टेक्सोनॉमी को सेकंड क्लास में लेक्चर में पूरा बताया है, इतने आसान लेवल में बताया है कि अगर आप इसे देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मैं दावा के साथ आपको बोल सकता हूं। रिमेंबरिंग लेवल में था किसी चीज को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, यानी उस चीज को पहचानना और फिर उसे अपनी मेमोरी के अंदर इंटेग्रेट कर लेना, यानी उसे संग्रहित कर लेना। एग्जाम्पल के लिए टेबल ऑफ ही मायने में उसका क्या दिखा रहा है, रिमेंबर को दिखा रहा है। कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड दिया, बोला इसका अल्फाबेट जो बताया मैंने है उसकी स्पेलिंग बता, तो आप उसे रिकॉल करते हो, है ना? क्योंकि जो आपको दिमाग में याद है उसी को याद कर रहे हो। ये सब रिमेंबरिंग लेवल के अंदर आता है।
किसी भी देश का कैपिटल पूछ लो, किसी स्टेट का कैपिटल पूछ लो, ये सब आता है रिमेंबरिंग के अंदर, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यही इंपॉर्टेंट समझिएगा, सबको लिंक करते चलिएगा, क्योंकि मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में इसे लिंक करिएगा। 10 मिनट देख के जाइएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, पूरा पढ़िए, ध्यान से समझ आएगा। जो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है ना, उसमें टीचर डोमिनेटेड होता है। क्यों? क्योंकि टीचर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे याद करो, ये करो, वो करो, बच्चा सिर्फ पैसिव लर्नर होता है ना। यानी क्लासरूम किस प्रकार का होगा, इसके अंदर टीचर जो है वो बच्चों को बोलेगा, ए पीछे वाला लाल टोपी, उसके बगल वाला, नहीं नहीं उसके पीछे वाला, बैठो ध्यान से सुनो, हल्ला गुल्ला नहीं करोगे। टीचर बोला, मैं बता रहा हूं उसको सुनो, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत। सर ये कैसे हो गया, चुपचाप बदमाश, इसको बैठो आराम से। तो ऐसे करके उसे बच्चा क्या करता है, बैठा दिया और बोला इसको जो बताए हैं इसको याद कर लो। अब बच्चा क्या कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है ना, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पूछने से उसको धमका दिया जा रहा है और वो बाद में उसे याद कर ले। यानी एक प्रकार का टोटली बच्चा जो क्लासरूम के अंदर पैसिव है। अब ये सही है कि गलत है, आगे हम लोग देखेंगे, इसके एडवांटेज को देखेंगे, इसके डिसएडवांटेज को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मामला इसके अंदर होता है। मैंने पूरा पैकेज दिया है आपको, यही चीजें लोग फ्री में सॉरी पैसे देकर पढ़ रहे हैं, और कैसे सिलेबस कराते हैं मैं खुद जानता हूं। ठीक है, आप एक बार पूरा देखो, आपको खुद समझ में वो चीजें आएगा। समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? जी बिल्कुल। तो ये था। अब इसमें टीचर की ऑथोरिटी क्या है, ध्यान समझिएगा, टीचर की क्या ऑथोरिटी है। टीचर सिर्फ और सिर्फ वही नॉलेज होता है, उस मतलब टीचर ही कंप्लीटली एक प्रकार का डोमिनेटेड होता है, यानी टीचर को सब कुछ पता होता है। यहां स्टूडेंट जो होता है पैसिव होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, यानी वो प्राइमरी लेवल पे सीखने गया है। क्लास 1 में बच्चा एडमिशन कराने गया, या मान लो कभी आपने किसी क्लास में फर्स्ट टाइम गए हो, उस चीज के बारे में कभी नहीं जानते हो, यानी आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं। यानी टीचर जो होता है एक ऑथोरिटी होता है, यानी यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। अभी हम लोग ये भी सीखेंगे पूरे आगे के चैप्टर में, आगे चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से मेथड मेमोरी लेवल में काम आते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से मेमोरी लेवल को और शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, और जब हम लोग सेकेंड लेवल पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तब आपको उससे पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स इसके अंदर यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं? 4 टाइप के जनरली ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। पहला होता है चॉक एंड टॉक, यानी टीचर आया क्लासरूम में बोर्ड पर लिखा, बच्चों को बोला चलो शुरू करो राम, शुरू करो इसको पढ़ाई करना। अब राम जो है उसको बार बार पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यानी सीधा सीधा समझा दिया गया, उसके लिए कुछ इधर उधर की बातें नहीं। जैसे ए को ऐसे लिख दो, 2 into 3 6 होता है, 5 into 8 40 होता है, डायरेक्ट लिख दिया गया, बच्चे डायरेक्टली उसको याद करेंगे। लेक्चरिंग, व्याख्या करना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, इतने इंटरप्रिटेशन जो कर रहा हूं, ये आपको एक सबसे हायर लेवल का टीचिंग इसे माना जाता है। और सबसे लास्ट में कह सकते हैं कि रिपीटेशन, यानी बार बार दोहराया जाता है। तो ये मेथड जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाँ, एक टिपिकल मेमोरी लेवल क्लासरूम कैसा होता है, जैसे समझिएगा, एक टिपिकल मेमोरी लेवल का जो क्लासरूम कैसा होता है, समझिएगा, जैसे कोई टीचर जैसे ही क्लास में इंटर करता है, अपना जो नोटबुक या बुक लेके आते हैं उसको ओपन करता है और आता है, बोर्ड पे लिख देता है, लिखने के बाद उसे जोर जोर से सुना देता है। अब छात्र इसमें क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसे नोट करते हैं और वो उसको याद कर लेते हैं। यही है मेमोरी लेवल का सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच। और आप अगर टीचर होंगे या आप स्टूडेंट भी होंगे तो आपको पता होगा कि आजकल क्लासरूम में क्या होता है। यही वो है ट्रेडिशनल मेथड, सबसे लोअर लेवल का टीचिंग हम करते हैं। कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं होता, कोई इंटरैक्टिव एक्टिविटी के बारे में चर्चा तक नहीं होती, बस टीचर आते हैं, क्लास में लेक्चर देते हैं, नोट्स देते हैं और उसे याद कर लेते हैं। देखिए, अब बहुत टीचर ये भी कहते हैं कि बच्चे जो है सर, जो बच्चे हैं वो तो ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं। नहीं,
बच्चे वैसा पढ़ना चाहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा बोले कि हम कुआं में कूदना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे, कुआं में कूद जाओ? नहीं ना। कोई अगर वैसा करना चाहता है, इसीलिए तो स्कूल आया है ताकि वो उस वैसा ना कर पाए, इसलिए तो गार्जियन उसको स्कूल भेजते हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा को एक सही तरीके से पढ़ना सिखाए। अब इसलिए मैं जब यहाँ वीडियो बनाता हूं तो मुझे पता है कि मैं जिस प्रकार से पूरे हर एक डायमेंशन को टच करता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पसंद, उन्हें लगता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बोलते जाइए। वैसे में आप 50 बार भी पढ़ लोगे तो नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। जो सीटेट देते होंगे, जेटेट या नेट देते होंगे, उनको पता होगा कि कैसे लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर जो हमारे हिसाब से मैं कर रहा हूं, अगर वैसा नहीं पढ़ता होगा तो उसका नहीं ही निकला होगा और नहीं निकलेगा अगले 10-20 साल तक। इसीलिए पूरे डिटेल में इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, क्या होता है मेमोरी लेवल टीचिंग में, तो सबसे में होता है रिटेन मटेरियल इन मेमोरी। यानी हम मटेरियल को अपने मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं। यानी किसी सीखी हुई चीज जो होती है वो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, कभी भी उसे फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है। अब इसे रिटेन करने का प्रोसेस क्या है कि जो चीज आपने सीखा उसे दिमाग में रिटेन कैसे करेंगे। उसका प्रोसेस होता है रिपीटेशन, बार बार दोहराओ। उसके अलावा होता है स्पेसिंग, यानी कुछ समय के बाद दोहराओ। जैसे स्टार्टिंग में आपने रेगुलर दोहराया और उसके बाद मान लो एक सप्ताह में एक बार पढ़ा, और उसके बाद रेगुलर रिव्यू करें, यानी हर दिन देखो कि आपने आज कितना आपको याद है, कितना भूल रहे हो, कल कितना था, यानी इसे रिव्यू करना होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि आपको सबसे पढ़ा हुआ चीज उसको पहले याद कर लिया कि नहीं लिया, फिर आप उसको क्या करोगे, भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा पढ़ना होगा, फिर वापस वो याद आ जाए, है ना। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीजें क्या हो जाती है, हमेशा याद हो जाती है। चौथा प्रोसेस होता है प्रोसीजर एंड रिकॉग्निशन, यानी पुनः प्रस्तुत और पहचान सकना। यह होता है अगला ऑब्जेक्टिव। छात्र को कम से कम 2 काम अवश्य देने चाहिए। पहला, एक प्रोसीजर देना चाहिए, यानी खुद से दोहरा सके ऐसा कोई प्रोसेस बता दो टीचर क्लास में, काम बन जाए। जैसे टीचर जो है 7 का टेबल के लिए बोला कि 7 का टेबल बताओ, तो छात्र जो है उसको एक प्रोसीजर दे दिया था 2 के टेबल में, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, बताया कि 7 into 1 7, 7 into 2 14, और ऐसे करके अपने आप वो पूरा बच्चा लिख लेगा। ठीक है। हाँ, रिकॉग्निशन में क्या होता है कि बच्चा पहचान पाता है कि क्या 7 into 3 21 सही है, तो छात्र बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि 7 into 1 7, 7 into 2 14, 7 into 3 21 होता है। ये पूरे प्रोसेस को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, यानी रिकॉग्निशन का और रिप्रोड्यूस करने की दोनों क्षमता यहां पर क्या होती है, डेवलप होती है। मेथड क्या क्या यूज किया जाता है, तो जनरली यहां पर कुछ 2 तरीके के मेथड यूज करते हैं हम लोग, उसे 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग उस मेथड को देखेंगे जो जनरली छोटे बच्चों और कॉमन तौर पर यूज करते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग एडवांस मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होता है मेमोरी यूज्ड इन मेमोरी लेवल। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो उनमें से जनरली जब हम मेमोरी लेवल को पढ़ाते हैं, सॉरी मैंने क्या कहा कि मेथड यूज्ड इन मेमोरी लेवल, कैसे मेमोरी लेवल को हम लोग पढ़ाते हैं, मेमोरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उसको कैसे पढ़ाते हैं, कौन सी मेथड यूज होती है, ये सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले लेवल में हम लोग 5 मेथड को सीखते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ड्रिल। ड्रिल का मतलब आप जानते होंगे, मैंने अभी पहले ही चर्चा किया था, वो था बार बार रिपीटेशन करना। यानी जब तक वो प्रोसेस उसके दिमाग के अंदर ऑटोमेशन में ना आ जाए, यानी वो स्वतः बोलने ना लगे, स्वतः याद ना होने लगे, तब तक उसे याद करते रहना। ये होता है पहला मेथड जिसे कहते हैं ड्रिल। अब बोलोगे ये मेथड काम कैसे करता है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या आता है कि टीचर जो है क्लासरूम के अंदर सबसे पहले कोई नया इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के बाद छात्र उसे क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं, और बार बार दोहराने से ये अपने आप ऑटोमेशन में आ जाता है। और लास्ट स्टेप में देखोगे कि अब बच्चा बिना टीचर के जरूरत के भी वो चीजें ऑटोमेटिकली बोल पाता है। आपने टेबल को ऐसा देखा होगा, टेबल तो ऐसा ही पढ़ाते हैं। दूसरा मेथड होता है रिवीजन एंड रिव्यू, यानी संशोधन। कैसे संशोधन करेंगे उसको, यानी सीखी हुई चीजों को समय समय पर दोहराना। यानी पहले शुरुआती दौर में हम जल्दी जल्दी समय पे दोहराते हैं, दिन में 2 बार,
उसके बाद जब वो कुछ समय के बाद रिटेंशन में आ जाता है तो फिर एक सप्ताह में एक बार करते हैं और रिव्यू करते रहते हैं। काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि कोई टीचर ने 2 का टेबल पढ़ा दिया, 2 का टेबल पढ़ा दिया तो क्लास को फिर से टेबल ऑफ 2 को याद करने के लिए बताया कि बोला इसको कल फिर से याद करके आना है। इसी प्रकार से अगले वीक में टीचर ने फिर बोला कि फिर से आपको इसे याद करके आना है। अब ऐसे बच्चा हर एक वीक में उस टेबल को याद कर रहा है तो ये क्या हो जाता है, मेमोरी में ऑटोमेशन हो जाता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप मेमोरी में कोई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती, धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन फेड हो जाता है, अगर आप उसे रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप रिवाइज किए तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, है ना। क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था, है ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन क्या होता है ना। तो ये सब चीजें मैंने बताया था, उसमें 5 लेवल के कौन कौन से होते हैं। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो याद होगा, समझ गया होगा, नहीं समझोगे तो भूल गए होगे, बट उसे फिर से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला मेथड होता है क्वेश्चनिंग करना, यानी प्रश्न पूछना, सवाल पूछते हैं, है ना, कि आपने किसी चीज को याद करने के लिए दिया और बीच बीच में आप उसे क्या कर रहे हैं, सवाल, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर भी हम क्या करते हैं, मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा सीखा है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर ने पूछा बताओ फ्रांस का कैपिटल कहां है, तो छात्र सीधे क्या आंसर देगा, पेरिस है। क्यों, क्योंकि उस टीचर ने उसे पहले पढ़ाया था और रिवाइज कराया था। अगला टीचर पूछा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बताएगा, पौधे द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपडेटेड होते हैं इंफॉर्मेशन से, बार बार उसे क्वेश्चन पूछ के हम उससे रिकॉल करवाते रहते हैं। यानी इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है कि मेमोरी को चेक करें कि बच्चा को याद है या वो भूल चुका है। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन को भूल चुका है तो उसे फिर से उसके माइंड में क्या कर दे, लोड कर दे। अब कुछ और भी मेथड हैं जो थोड़े पावरफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से नए होते हैं, जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी प्रत्यक्ष निर्देश, यानी टीचर सीधे इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करता है। ये काम कैसे करता है जरा समझिएगा। जैसे टीचर ने कहा कि देखो भाई H2O का मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन का एटम है, यानी ये वाटर है। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर, यानी किसी भी कंपाउंड में अगर 2 हाइड्रोजन के एटम हो और 1 ऑक्सीजन हो तो वो ये क्या बनता है, वाटर बनता है। इसको क्या कर लो, याद कर लो। बच्चा इसको सुन लिया और उसे क्या कर लिया, इजीली याद कर लिया। इस पूरे में प्रोसेस क्या करना होता है कि टीचर कंसेप्ट को क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया, क्लियर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, छात्र उसको आसानी से सुनते हैं, याद कर लेते हैं और ये सिंपली और डायरेक्ट तरीके से उनको क्या होता है, बहुत यूजफुल हो जाता है। अगला होता है नरेशन यानी वर्णन। ये नरेशन क्या मेथड होता है, इसमें शिक्षक जो होते हैं कहानी की तरह किसी जानकारी को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जैसे क्लास टीचर जब आते हैं क्लास के अंदर और मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सुनो बच्चों 1947 को एक ऐसी घटना हुई जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गई। महात्मा गांधी ने इसमें बहुत बड़ा काम किया और उनका योगदान ऐसा था कि उनके उस व्यवहार और उनके उस कार्य के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की दांव लगाने के लिए तैयार हो गए। और इसका फायदा यह हुआ कि 1947 में सैकड़ों साल से शासन कर रहे अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए और 1947 के अंदर हम लोग अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। एक ऐसा कहानी बनाया गया, जनरली लोग आजकल इसको ज्यादा यूज करते हैं। अब बोलोगे कि ये कहानी वाला यानी ये क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो स्टोरी को ज्यादा रिटेन करता है, बहुत अच्छे से समझता है। यानी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है एक स्टोरी के फॉर्म में अगर उसे प्रेजेंट किया जाए। भूलने का खतरा कम होता है, क्यों, क्योंकि वो स्टोरी जो होती है आगे पीछे की स्टोरी वो याद रहती है, तो वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है स्वतः याद हो जाता है। दूसरा, ये बहुत इमोशनल कनेक्ट देता है। अगर आप किसी आदमी को ज्यादा से जानते हो, जो आदमी ज्यादा फेमस होता है हम कहानी को उसी के इर्द गिर्द बनाते हैं ताकि उस आदमी के लेवल का जो मेमोरी जो पहले से है बाकी मेमोरी को उसी के अंदर हमने ऐड कर दिया और वो चीजें ज्यादा देर तक याद होती है।
जैसे हिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत अलग अलग राजाओं की कहानी के बारे में सुने होंगे, जब लिटरेचर पढ़े होंगे तो अलग अलग कहानियां पढ़ते होंगे। साइंस के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जीवनी को पढ़ते हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है हमारे मेमोरी को ठीक ठाक करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि टीचर का जो है मेमोरी लेवल के टीचिंग में टीचर का क्या रोल होता है। तो टीचर का रोल जो होता है एक डिक्टेटर के जैसा होता है, यानी एक जो होता है ऑथोरिटेरियन होता है, सत्तावादी होता है, यानी शिक्षक की जो होता है क्लास की पूरी ऑथोरिटी उसके पास होती है। टीचर क्या करता है? टीचर जो है वो डिसीजन लेता है कि क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या याद करवाना है, ये सब टीचर जानता है। क्लासरूम के अंदर बच्चे जो होते हैं चुपचाप सुनते हैं, उसे नोट करते हैं और सिर्फ टीचर की बात को मानते हैं। बच्चे का बात को वहां नहीं सुना जाता कि बच्चा उसके अंदर कोई क्वेश्चन बना रहे तो नहीं, आप इसे क्या कर लो, इंफॉर्मेशन को याद कर लो। और यही होता है ऑथोरिटेरियन अप्रोच। आजकल तो मुझे लगता है यही ज्यादा फेमस है। दूसरा होता है कि सोल अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, यानी निर्देश देने का एकमात्र अधिकारी होता है टीचर, क्योंकि बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। यानी शिक्षक ही एकमात्र सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सिर्फ शिक्षक ही बताएगा और क्लासरूम में कोई नहीं है जो बताएगा कि इसको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। उनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पैसिव होता है। यानी क्लासरूम के अंदर सिर्फ टीचर की बातें जो होती है वो वैलिड होती है। अगर किसी बच्चे को अपना ओपिनियन देना हो तो वो रेलेवेंट वहां पे नहीं है। सिर्फ टीचर की बातें जो होती है उसे याद करनी होती है। अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको रेलिवेंट नहीं माना जाता। तीसरा रोल होता है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन का, यानी शिक्षक जो होता है वो नियंत्रण करता है और इवैल्यूएशन करता है, यानी मूल्यांकन करता है। यानी शिक्षक कंट्रोल करता है और उसे इवैल्यूएट करने के प्रोसेस पर भी क्या करता है, काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो क्या याद करना है ये टीचर आपको बताएगा कि इसको याद करो, जिसको नहीं बोला उसको याद नहीं करना है। कितनी बार याद करना है ये टीचर डिसाइड करता है। बोल दिया 5 बार याद करो तो 5 बार याद करना है, 10 बार बोला तो 10 बार करना होगा। कब याद करना है ये भी टीचर ही डिसाइड करता है। यानी एक तरीके से ये मैंने बताया ना कि ये सत्तावादी होते हैं। इवैल्यूएशन कैसे करता है? वो बीच बीच में क्या करता है, एग्जाम लेता है, आपके मेमोरी को टेस्ट करता है और आपके अचीवमेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स देता है और वही डिसाइड करता है कि आप फेल हो या पास हो। अगला रोल होता है कि सामग्री को सीधा देना, यानी डिलीवर्स कंटेंट डायरेक्टली, यानी जो भी कंटेंट होता है डायरेक्टली टीचर बच्चों के बीच में क्या करता है, डिलीवर करता है। यानी कोई उसके अंदर मिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं है, सीधे डायरेक्ट डिलीवरी आपको दे देते हैं। यानी ये याद करो, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको इसी तरीके से याद करना है, ये सब कुछ आपको पहले से पता होता है। कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होता, कोई फाइंडिंग नहीं होती, डायरेक्टली आपको इसे क्या करना है, याद करना है। अब बोलोगे कि टीचर का रोल तो समझ आ गया, स्टूडेंट का क्या रोल होता है, प्यूपिल का क्या रोल होता है? स्टूडेंट का रोल होता है मेमोरी लेवल में कि वो पैसिव रेसिपेंट होता है, यानी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। यानी छात्र एक पैसिव रिसीवर है, यानी वो सिर्फ बातों को सुनता है और कुछ नहीं करता सिवाय याद करने का। क्या करता है बच्चा जो है, वो सिर्फ टीचर की बात को सुनता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, अपने नोट्स को लेता है और बस उसे याद करता है। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। क्लासरूम में छात्र बैठा है और लिसनिंग कर रहा है, यानी सुन रहा है, वो सो सकता है अब भी। वो क्यों? क्योंकि वो क्या है, पैसिव है। कुछ का रिस्पॉन्स जो नहीं भी रहता है ना, यानी वो तो पैसिव हो चुके हैं। यानी स्टूडेंट एक तरीके से बोले तो पैसिव पार्टिसिपेंट के जैसा बिहेव करते हैं। वो जो टीचर मटेरियल देता है उस मटेरियल को वो क्या करता है, मेमोराइज करता है। यानी स्टूडेंट का पहला काम जो होता है टीचर के द्वारा दिया गया मटेरियल को याद करना, रोट लर्निंग करना। कैसे फोकस करता है वो मेमोराइजेशन पे, फोकस करता है किसके ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, यानी दिए गए इंफॉर्मेशन को सीधे याद करता है। रिपीटेड प्रैक्टिस करता है, यानी बार बार उसको दोहराता है। क्रैमिंग करता है, यानी अंतिम समय में उसे बहुत जोर लगाता है ताकि उसे बहुत समय तक उसे याद रहे। छात्र सोचता है मुझे याद करना है, 2 into 3 6 याद है या नहीं, ऐसा उसके दिमाग में बात चलते रहता है। यानी अल्फाबेट की स्पेलिंग से याद है कि नहीं, है ना, एप्पल की स्पेलिंग से याद है कि नहीं, ऐसे करके वो बात को धीरे धीरे क्या करता है, सोचता है और उसे याद करता है।
अगला रोल होता है लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी बच्चों को जो स्वतंत्र सोच होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी बहुत ज्यादा होती है नहीं, बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है। वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, अपना आइडिया रखना है, ये सब दे सकते हैं, बट वो कंसिडरिंग लाइक नहीं होता है ना। उसे वो बाकी के लिए वैलिड नहीं होता है ना। जैसे टीचर बता दिया कि 2 × 3 = 6 होता है, तो छात्र नहीं सोच सकता, उसके पास क्षमता नहीं होता उस लेवल में कि 6 क्यों होता है। बस उसे लगता है कि टीचर ने बताया है 2 × 3 = 6 तो 6 होता है। इसलिए टीचर से बहुत मेरा रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन फीड मत करो, क्योंकि इस लेवल पे जब बच्चे होते हैं तो टीचर के बात को डायरेक्टली मान लेते हैं, और मानने के बाद कभी कभी टीचर गलत इंफॉर्मेशन भी उनको देते हैं। और लास्ट जो रोल होता है वो है फॉलोज इंस्ट्रक्शन, यानी वो सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। यानी छात्र को शिक्षक के द्वारा दिया गया निर्देश को ही फॉलो करना होता है, यानी ओबीडिएंट एक्सपेक्टेड होते हैं कि, यानी वो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है टीचर का, कि बच्चे ओबीडिएंट हो। दूसरा कंप्लायंस रिक्वायर्ड होता है, यानी उनको पालन करना जरूरी होता है, टीचर के बात को कोई सवाल नहीं करना होता, यानी नो क्वेश्चनिंग। एग्जांपल के लिए अगर टीचर ने कहा इसे 10 बार लिख के आना है तो बच्चे को लिख के लाना होता है। अब मेमोरी लेवल की टीचिंग में हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन करने के लिए 3 प्रकार के एग्जाम लिए जाते हैं। पहला लेवल होता है ओरल एग्जामिनेशन, यानी मौखिक परीक्षा होती है। जोर से छात्र पूछकर जो है, यानी छात्रों से पूछा जाता है और वो उसका जवाब देते हैं और उसे टेस्ट होता है। यानी सबसे पहले टीचर सवाल पूछता है ना, छात्र जोर से जवाब देता है, टीचर सुनता है और तय करता है सही है या गलत है। इसके बाद दूसरा होता है रिटन एग्जामिनेशन, यानी अब लिखित एग्जामिनेशन लिया जाता है, यानी कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए देता है। जैसे बोल दिया टीचर कि 5 का टेबल लिख के दिखाओ, है ना, ABCD Z तक लिख के दिखाओ कैपिटल लेटर में, है कि नहीं, महात्मा गांधी पर एक लेख लिख के दिखाओ, तो ऐसा बोल दिया, यानी इसे बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। तीसरा होता है ऐसे टाइप टेस्ट, जो मैंने बताया आपको महात्मा गांधी वाला, कि याद रखी बातों को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना। यानी छात्र को एक टॉपिक दिया जाता है, छात्र याद की हुई बात जो होता है उसे ऐसे के फॉर्म में लिखता है। जैसे मैंने एक कहानी बताई और उस कहानी को बोला कि इसे अपने शब्दों में लिखो, तो बच्चा उसको लिखता है। तो ये क्या होता है, तीसरा लेवल होता है ऐसे टाइप राइटिंग। ये 3 लेवल के एग्जाम होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या फोकस रखना होता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन पर, यानी मेमोरी लेवल में इवैल्यूएशन पर फोकस किया जाता है, यानी रिकॉल करना होता है और दूसरा रिकॉग्नाइज करना होता है। यानी बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉल का मतलब 2 का टेबल कैसे हुआ, रिकॉग्निशन का मतलब ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, एप्पल ऐसे लिखते हैं, बॉय ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये होता है 2। तो मेमोरी लेवल के टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे फोकस होता है, पहला रिकॉल पे और दूसरा रिकॉग्निशन पे। एडवांटेज क्या होता है मेमोरी लेवल के टीचिंग का, तो सबसे पहला होता है कि बच्चों के पास डीप थिंकिंग की क्षमता नहीं होती, तो ये इसकी एडवांटेज है कि अगर नहीं है तो आपको इसी तरीके से उसे पढ़ाना पड़ेगा। यानी ये सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, आसानी से इसे डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है। रिपीटेशन से उन्हें सब कुछ क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जैसे 4-5 साल के बच्चे को इंग्लिश का अल्फाबेट्स जो होते हैं उससे जो वर्ड्स बनते हैं वो याद करना मुश्किल होता है, उन्हें समझाना मुश्किल होता है, तो डायरेक्टली 5 वर्ड लिख के दे दो, बार बार वो रिपीट करेगा और उसे याद करता है। दूसरा होता है कि इफेक्टिव फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स के लिए वो क्या होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आपको याद करवाना हो तो आपको जो है वो मेमोरी लेवल का टीचिंग करना ज्यादा जरूर यूजफुल होता है, रादर देन कि आप उसे दूसरे लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का करो। यानी जैसे मल्टीप्लिकेशन का टेबल याद कराना हो, हिस्टोरिकल डेट याद कराना हो, साइंटिस्ट के नाम याद कराना हो, कैपिटल, रिवर, यानी ज्योग्राफी से हो, ABCD में कुछ वर्ड्स याद कराने हो, है कि नहीं। तो ये सब चीजों में उनको क्या करना चाहिए, मेमोरी लेवल के टीचिंग का यूज करना चाहिए। अगला होता है फाउंडेशन फॉर एडवांस लर्निंग, यानी जो मेमोरी लेवल का टीचिंग होता है ये एडवांस लर्निंग लेवल के लर्निंग के लिए फाउंडेशन होता है। क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल का लर्निंग करवाना चाहते हैं बच्चों को तो पहले उनको इस लेवल का लर्निंग पता होना चाहिए, तभी दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर बच्चे को APPLE सिखाना है तो पहले बच्चों को रोड लर्निंग के थ्रू आपको क्या सिखाना पड़ेगा, अल्फाबेट्स के बारे में बताना पड़ेगा, कैपिटल लेटर के बारे में बताना पड़ेगा, स्मॉल लेटर के बारे में बताना पड़ेगा। अगर बच्चों को मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो पहले उसे डिजिट्स और नंबर के बारे में सिखाना होगा। उसी प्रकार से
अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है तो पहले बच्चों में कंपाउंड को पढ़ाना है तो पहले एलिमेंट के बारे में बच्चों को बताना होगा, क्योंकि मेमोरी लेवल में सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बनता है, और यही फाउंडेशन जो होता है हायर लेवल के एजुकेशन में जो होता है वो काम आता है, यूजफुल होता है स्लो लर्नर के लिए ये, है ना। यानी जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं उनको सीखने में थोड़ा धीरे धीरे समय लगता है, तो उस केस में आप उसे मेमोरी लेवल उनके लिए क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसके एडवांटेज और कुछ हाई लेवल के क्या एडवांटेज होते हैं भाई बात करूं तो ये बेसिक फॉर हायर लेवल, मैंने अभी बताया आपको कि मेमोरी लेवल के बिना अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग लेवल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं आएगा तो फाउंडेशन के आगे जो कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता। जैसे आपको घर बनाना है तो पहले फाउंडेशन आपको मजबूत रखना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर में आप अलग अलग प्रकार का हाई लेवल का चीजें बना सकते हो। यानी इसकी हायरार्की होती है, पहले मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल अगर आपको क्लियर होगा तब जाके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचेंगे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर होगा तब आप जाके रिफ्लेक्टिंग लेवल पे पहुंचेंगे। छठा इंपॉर्टेंट फायदा होता है एफिशिएंट होता है लार्ज कंटेंट के लिए। अगर बहुत ज्यादा कंटेंट को अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेमोरी लेवल, जैसे अभी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है वो ज्यादा यूजफुल होता है रादर देन कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये कर। बट बैलेंस होना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर एंड मेजरेबल आउटकम्स यहां से मिलते हैं तो ये चीजें होती है, यानी यहां पे आपको क्लियर और मेजरेबल आउटकम देखने को मिलते हैं। यानी जब आप टेबल 5 की टेबल को रिसाइड करते हो तो आपको या तो हाँ या नहीं, या तो आपको याद होगा या फिर आपको याद नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में आपको या तो याद होगा या फिर नहीं होगा, यानी आप डिसीजन ले पाएंगे कि इसको पता है या नहीं पता है। इसीलिए जो एग्जाम होता है वो इस लेवल पे, जो आज के एग्जाम होते हैं इसी लेवल पे बेस्ड होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज तो देखा, डिसएडवांटेज होता है कि ये हायर क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं है। यानी अगर हायर लेवल के क्लासेस में इसका यूज कर लोगे आप तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आएगा कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि बच्चे उसे रिसाइट नहीं कर पाएंगे और रिकॉल करने के लिए उतना समय नहीं होता है। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा 12वीं क्लास में या 9th 10th क्लास में और सब चीजें याद करने लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो बच्चा फिर बहुत पीछे चला जाएगा पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि वहां बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी होते हैं। दूसरा होता है रिलीफ ऑन रोट लर्निंग, है ना, तो रटना स्मृति पर निर्भर हो जाएगा। यानी आप उसके ऊपर क्या करेंगे, निर्भर हो जाएंगे रटने के ऊपर, और जो बहुत दूर तक काम नहीं आता है, क्योंकि आपको 2 into 3 6 अगर याद करना है तो 3 into 2 भी 6 याद करना पड़ेगा अगर आप मेमोरी लेवल पे काम करोगे तो। लेकिन अगर आप मेमोरी लेवल से हटके बात सोचोगे तो 2 into 3 6 याद हो गया तो आपको ऑटोमेटिकली 3 into 2 6 होगा, ये पता चलेगा, क्योंकि वहां पे इसके बारे में बहुत इजीली सिखाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका कि इसमें लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, यानी बच्चे के पास कुछ और जानने की क्षमता होती है वो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि यहाँ टीचर डिक्टेटर होता है। आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बच्चे वहां डिस्कशन नहीं कर सकते। दूसरा, सेल्फ लर्निंग यहाँ पे प्रमोट नहीं हो पाता। आज देखोगे कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चा घर में नहीं पढ़ पाता। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज है, उसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो अगर आप घर में सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको आज तक सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया गया है, आपको मेमोरी लेवल की टीचिंग आपके साथ की गई है। कुछ डिसएडवांटेज जो अच्छे हैं उसको भी देख लो कि लैक ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा की कमी हो जाती है। यानी जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बच्चे को देने लगोगे तो उसे पता है क्या लगेगा कि बाप रे इतना कुछ याद करना होता है। अब मान लो कि धीरे धीरे जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होने लगे उसको लगेगा कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, जबकि सही मायने में उतने इंफॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं थी। मैंने बताया ना, जैसे 5 into 2 10 होता है, तो 2 into 5 भी क्या होगा, 10 होगा, है ना। एसोसिएटिविटी ये कहता है। तो अगर आपको 5 into 2 याद था तो 2 into 5 ऑटोमेटिकली आपके पास था कि नहीं था। लेकिन अगर आप मेमोरी लेवल की टीचिंग करेंगे तो दोनों आपको याद करना पड़ेगा। अब दो फैक्ट याद करने के लिए आपको डबल एनर्जी चाहिए होगा, और मान लो ऐसे करके कितने ज्यादा और भी चीजें होती है, तो आपको अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक मोटिवेशन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसलिए देखे होंगे कि कोई बच्चा 5वीं 4थी क्लास तक तो बहुत ज्यादा 80-90% नंबर लाता है, जैसे ही 8-9 में पहुंचता है वो 50-60% में पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो मेमोरी लेवल की जो उसकी टीचिंग थी वो आगे जाके अंडरस्टैंडिंग लेवल में और रिफ्लेक्टिंग लेवल में नहीं पहुंची, मेमोरी लेवल में बच्चों से लेकर ऊपर तक रहा चला जाता है।
क्लियर है। और सब छठा नुकसान जो होता है वो होता है कि रिटेंशन प्रॉब्लम आने लगता है, यानी प्रतिधारण में समस्याएं आने लगती है, यानी जो याद किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता। इसका कारण होता है कि डीप लर्निंग जो होता है वो रोट लर्निंग जो होता है वो डीप कनेक्शन नहीं बना पाता अंदर तक, यानी उसकी मीनिंग हमारे अंदर फील नहीं हो पाती, और इसीलिए उसे भूलना जो है वो आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम आप लोग सब लोग एग्जाम देते हुए एग्जाम जैसे दे के आए उसके अगले दिन तक सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से गायब रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे मेमोरी लेवल के टीचिंग आपके साथ की गई थी। इसका सबसे सातवां नुकसान होता है पैसिव लर्नर, यानी जो लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, सवाल पूछना भूल जाते हैं, जिससे उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। और आठवां नुकसान होता है कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। मैंने बता ही दिया क्यों, क्योंकि मेमोरी लेवल से छात्र जो होता है वो सिर्फ रटता है, अपने सोचने समझने की उसकी कोई क्षमता वहां नहीं होती, क्योंकि उन्हें उसके लिए रोका जाता है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रॉब्लम को आप समझोगे कि ये मेमोरी लेवल के टीचिंग में आता है, क्योंकि तभी आप एग्जाम में यहां से पकड़ पाओगे। अगर कभी मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करने के लिए कहता है तो ये होता है मेमोरी लेवल का टीचिंग। दूसरा, अगर हिस्टोरिक डेट को याद करना हो तो ये भी मेमोरी लेवल के टीचिंग के अंदर आता है। साइंटिफिक डेफिनेशन हो, कोई भी डेफिनेशन याद करना हो तो भी मेमोरी लेवल के अंदर आता है। कैपिटल कंट्रीज को याद करना हो ये भी मेमोरी लेवल के अंदर आता है। अल्फाबेट के स्पेलिंग्स को याद करना हो मेमोरी लेवल के अंदर सबसे यूजफुल होता है। तो ये सब कुछ था जो मेमोरी लेवल के अंदर आता है। पूरे समरी को देख लो, आपने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार आप याद कर लेना। इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव्स, मैंने बताए 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर मैंने अलग अलग मेथड्स बताए, टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का क्या रोल होता है, हम इवेलुएट कैसे करते हैं ये, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अगले क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगले क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग का दूसरा लेवल, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से टीचिंग कैसे की जाती है, मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या फर्क होता है, कौन कौन से मेथड, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टीचर और स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैं आज भी दिया हूं। आपको किसी भी प्रकार के टेंशन नहीं होने दूंगा। मैंने पूरे लेक्चर को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करके रखा हूं कि आपको कोई मजाक में सारे के सारे मजे से आप पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। और अगर नोट्स है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां आपको सारा नोट्स सब कुछ और क्लास की पल पल की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।